हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो मैकेनिक्स का पार्ट 2 है। जो अभी पार्ट 1 आपने देखा था, उसी मैकेनिक्स का ये पार्ट 2 है, जहाँ पे हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और कई नए कॉन्सेप्ट को भी हम जानेंगे और सीखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में और बाकी अदर अदर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, सभी एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प करेंगे। और बीपीएससी के एग्जाम में दोस्तों साइंस का जो पोर्शन होता है वो 30+ मार्क्स आपको दिलवा देता है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो तीनों सेगमेंट होते हैं साइंस के, हम सारे के घटना चक्र को कवर करेंगे और घटना चक्र के एक एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, उसको हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं आज के लेक्चर का। तो यहाँ पे पूछा कि कार्य क्या होता है। देखिए, कार्य क्या होता है कि अगर यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो क्रिया होती है उसको हम कार्य कहते हैं, मतलब वर्क डन। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर एक फोर्स लग गया, ठीक है। इस बॉडी पर फोर्स जब लगा तो फोर्स लगने की वजह से इस बॉडी में यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया। मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट आ गया या एस डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो इस बॉडी पर फोर्स लगने की वजह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, लगने वाला फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वजह से उन दोनों का जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ये मतलब वर्क बोलते हैं, ठीक है, कार्य बोलते हैं या वर्क बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि इस पर फोर्स लगा, ठीक है, अगर ये बॉडी है, अगर इस पर आपने फोर्स लगाया लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, जीरो हुआ, है ना। इस बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, क्या वर्क डन हुआ क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर बॉडी पर फोर्स लगा और फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है, देखिए, वर्क डन बराबर कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अगर बल की दिशा में विस्थापन ही जीरो हो गया तो आप जीरो से बल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कार्य का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स जीरो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू क्या है आपका, है ना, वर्क, फोर्स क्या है आपका एफ, और एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्क की बात करें, क्या वर्क एक सदिश राशि है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या है ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक है स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो वर्क है आपका स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका, जूल होता है, ठीक है। याद रहेगा, एसआई यूनिट ऑफ जो वर्क होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और ये कौन सी क्वांटिटी, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए, अब क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी क्या हो गया कि किसी वस्तु को कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, अगर मान लीजिए वर्क डन करने की जो कैपेसिटी होती है, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। याद रहेगा ये बात, क्या बोलते हैं, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्लियर ना। और यहाँ पर एक चीज और, कि जैसे एनर्जी का अगर रूप, जैसे यांत्रिक एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा मतलब लाइट एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा मतलब क्या, साउंड एनर्जी। और ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू ही वर्क डन होता है ना। कार्य करने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी है काम की, दैट इज द एनर्जी। अगर हम बात करें यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि वही किसी वस्तु को कुछ मैकेनिक्स वाला काम करने के लिए, मैकेनिक्स करने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज द ऊर्जा, है ना। अब ये दो टाइप का होता है मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो, पहला होता है आपका, ये आपका क्या है, गतिज ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का जो सम होता है ना,
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। चलिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है। मान लीजिए कि एक बॉडी है एम, जिसका मास एम है और ये वी वेलोसिटी से मूविंग है, ठीक है। और इसका जो मान लो वी मीटर पर सेकेंड से मूविंग है, तो ये क्या कर रहा, वर्क कर रहा है। तो जो इसका जो स्टैटिक एनर्जी, ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। मतलब मास ऑफ द एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द एनर्जी, तो दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, आपका काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो क्या होता है। सपोज करो कि अगर कोई बॉडी है ना, जिसका मास m है और ये h हाइट पर ये है, ठीक है। क्या बोला, h हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी P बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। देखिए जैसे आप कुछ कुछ बातें लिखा हुआ है, लाइन पढ़ते हैं, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। मतलब ये कब होती है, काइनेटिक एनर्जी कब होगी, गतिज ऊर्जा, जब बॉडी मोशन में रहेगा, वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन जब स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, स्थितिज ऊर्जा कब होगा, जब बॉडी रेस्ट में होगा, ठीक है। जब रेस्ट में होगा तो कौन सी एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति दूसरी स्थिति में लाई जाए, तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचालित होता है। और स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। ये सारे कहलाते हैं आपके स्थितिज ऊर्जा। और ये क्या होता है, W P = mgh होता है, जहाँ m क्या मास, g ग्रेविटेशनल और h क्या हाइट ऑफ द एनर्जी, हाइट ऑफ द जो हाइट पे अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। चलिए, अब PYQ देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूटन, ये आपका पार्ट 2 है। क्या है ये, पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो उसने क्या बोला कि न्यूटन के गति का पहला नियम क्या चीज़ से जाना जाता है। देखिए, जो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए उसको, मैकेनिक्स का लास्ट फर्स्ट मतलब उसमें लेक्चर नंबर 3 थर्ड लिखा हुआ, ठीक है, 3। तो उस 3 में जाके आप देखिएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो न्यूटन का जो लॉ है ना, लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ न्यूटन, जो इसने क्या बोला कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। इसमें जड़ता लिखा, एक्चुअल जड़त्व का नियम होता है, लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कोई भी ना, जैसे मान लीजिए कि साधारण जो कोई काम करते हैं हम लोग, और जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, तो कॉम्प्लिकेटेड वर्क में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मशीन का हम लोग हेल्प करते हैं ना। मशीन से क्या होता है, मशीन्स हमारे वर्क को सिंपल कर देता है। कोई भी मशीन, है ना, वर्क को क्या कर देता है, सिंपल कर देता है। मशीन से हम किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब क्या बोला कि साधारण किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो कैसे करता है, कम काम करने में करता है क्या सहायता, या दूसरा कम बल का प्रयोग करके वो उतनी ही मात्रा में काम करने में, या तीसरा क्या बोला कि उतनी ही कम मात्रा में धीरे धीरे जो है आपका करने में हेल्प करता है, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आपका, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब क्या है ना कि ज़्यादा फोर्स लगाने से, अब सपोज कीजिए कि जैसे वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े ही धुले जाते हैं, ठीक है। अब कपड़े ही धुले जाते हैं, तो कपड़े जो हम लोग नॉर्मल धोते हैं उसमें क्या टाइम लगता है, सारी चीज़ें काफ़ी मतलब टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगता है, ज़्यादा फोर्स भी लगता है उसको साफ़ करने में। लेकिन वॉशिंग मशीन में क्या है, इसमें बस डाल दीजिए पानी और सारा चीज़ और वो कपड़े धुल के निकल आएंगे। तो ये चीज़ आपका है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि यदि एक व्यक्ति एक संवेदनशील, है ना, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पे खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी। रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पे निर्भर करता है। और देखिए ये जो आपका UPPSC मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
अब देखिए अगर ना कोई भी व्यक्ति, तो इसका सही आंसर है कि वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए व्यक्ति के यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ कि व्यक्ति के गहरी सांस इनहेल में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? कि तराजू का 1 लीटर वायु 1.22, ठीक है, 1.22 ग्राम वजनी होती है। मतलब 1 लीटर जो हम लोग लेते हैं वायु, इसका जो इतना 1.22 ग्राम होती है। अगर 1 लीटर वायु अंदर की इतना व्यक्ति का वजन इतना बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स ना उसका वेट बढ़ेगा। हालांकि उसका डेंसिटी में अगर अगर पूछा, देखिए दो चीजें यहाँ पर, दो चीजें हैं कि पहला जो है आपका कि डेंसिटी डेंसिटी घट जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आपका डेंसिटी जो है वो घट जाएगा। लेकिन वेट की बात करें ना, जो रीडिंग है मतलब वो वेट नाप रहा है, तो वेट की अगर हम बात करें तो वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा ये बात कि वेट बढ़ जाएगा। चलिए नंबर 3, वॉशिंग मशीन कार्य करता है। देखिए अभी इसका एग्जांपल ले रहे थे कि ये वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये अपकेंद्रन प्रिंसिपल पे काम करता है ना, अपकेंद्रन प्रिंसिपल। वो क्या? वो प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर परंतु सेंट्रीफ्यू ठीक है, और परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र के बाहर होती है। अभिकेंद्रीय बल जो कि आपका ये क्या अपकेंद्रीय बल, ये क्या है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब जैसे कपड़ा साफ करने में या दूध से मक्खियाँ निकालने, ये सभी जो है अपकेंद्रीय बल पे काम करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो अपकेंद्रन है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें पूछा कि कौन सा जो है वेक्टर नहीं है। तो देखिए ये आपको 45 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी जस्ट हम लोग कल की क्लास में भी देखे थे, अभी भी कुछ चीजें जानते हैं कि स्केलर वेक्टर की कहानी। देखिए स्केलर के बारे में क्या बताए थे? मतलब ये सदिश राशि है, मतलब ये अदिश राशि है ना, अदिश राशि है। और वेक्टर क्या होता है? वो सदिश राशि होता है, ठीक है। स्केलर के बारे में क्या? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल मान होता है। वेक्टर के बारे में क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, ठीक है, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों होता है इसमें। तो इसमें आपका अगर देखें तो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, हाँ वेक्टर है ये। वेलोसिटी भी वेक्टर है, ये भी सही है। फोर्स भी वेक्टर है। तो बचा क्या? तो आयतन। तो आयतन क्या होता है? आपका वॉल्यूम, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। बाकी सभी क्या है? वो वेक्टर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए अगर आप सदिश राशि की बात करें, कार्य ये अदिश राशि है, ये आप जानते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है जो स्केलर क्वांटिटी है। दाब, प्रेशर भी एक अदिश राशि है। तो क्या बचा यहाँ पर? मोमेंटम, जो कि P बराबर mv, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वेलोसिटी के का डायरेक्शन की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। चलिए पदार्थ के मोमेंटम मतलब संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होती है? ठीक है, देखिए क्या बोला यहाँ पर? पदार्थ के संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का अगर हम मान लें मोमेंटम, और क्या बोला? वेग के अनुपात में कौन सी राशि मतलब वेलोसिटी। तो हमको पता है कि p बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पर नीचे वेलोसिटी वेग है ना। मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू द्रव्यमान इंटू वेग, और p क्या है? तो ये v और v गया। तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ m बचा, और m क्या है? यही आपका द्रव्यमान है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6, विच इज मास। m क्या है? मास या द्रव्यमान है। चलिए बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और वेग का, है ना, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का। देखिए न्यूटन भाई साहब सेकंड बार बोल के गए थे कि देखो भाई फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सलरेशन होता है। क्या होता है? F इक्वल टू मास इंटू, तो मास क्या? द्रव्यमान, ए क्या? त्वरण। तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर आई थिंक 2 इज करेक्ट, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
एक ट्रेन में जैसे ही चलना एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ कर देती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? देखिए, ये लॉज ऑफ इनर्शिया है। क्या है ये? लॉज ऑफ इनर्शिया है ना, लॉज ऑफ इनर्शिया है। तो लॉज ऑफ इनर्शिया तो क्या? अस्थिरता का जरूर, और है ना। अब लॉज ऑफ इनर्शिया में कौन? तीन तरह के लॉज होते हैं। पहला, लॉज ऑफ स्टेट मतलब रेस्ट, लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ जो है डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है? रेस्ट वाला, रेस्ट क्योंकि बैठा हुआ है आदमी, तो रेस्ट वाला जो है आपका लगेगा स्थिरता का, रेस्ट ऑफ इनर्शिया है ना, रेस्ट वाला इनर्शिया ही लगेगा यहाँ पर, विच इज इक्वल टू अस्थिरता का जड़त्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा सही फॉर्मूला है? देखिए, कल के लेक्चर में ही बात कर रहे थे कि a बराबर माइनस वी बाई टी। त्वरण क्या बताए थे? कि जो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेग का जो परिवर्तन हुआ वो क्या होता है? a बराबर v माइनस यू बाई टी, है ना। तो कौन सा लग रहा है आपको सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपका ये जो लेक्चर है ना, आशा करता हूँ मैं आपसे कि आपको का ये लेक्चर बहुत शानदार रहा होगा, पसंद आएगा, और आप पसंद के साथ साथ आपको ये अच्छा लगा होगा। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, ये आपको नॉलेज दिया होगा, है ना। नॉलेज की चीज़ें आप सीखे होंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन में ये हेल्प मिला होगा, है ना दोस्तों। एग्जामिनेशन में आपको ये हेल्प मिलेगा, और बाद में आप याद करेंगे कि कोई यूट्यूब चैनल था जहाँ से हमने इसको सीखा था। तो दोस्तों, तब बने रहिए, अपना प्यार हमें दिखाते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आपसे मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।